और ये अफसोस की बात है कि हम अपनी कल्चरलिस्ट चश्मे से हर चीज़ को देखकर इस तरह का क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि गोया उर्दू का मतलब सेकुलरिज्म, हिंदी का मतलब समथिंग एल्स। ये एक गलत बात है। ये कोई बपौती नहीं है किसी एक ज़बान की, और दूसरी ज़बानों ने भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस ट्रेडिशन को शेयर किया है। और मौजूदा हिंदी शायरी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत असर्टिवली, बहुत लाउडली और बड़े डिटर्मिन्ड ढंग से उसी हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है जिसको कि उर्दू वाले करते आए हैं। लिहाजा मैं देखता हूँ कि वक्त के साथ ये रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये मामला सिर्फ हिंदी उर्दू के हिंदुस्तान के स्ट्रगल का नहीं है, ये हमारे बड़े सग़ीर में की जो एक शेयर ट्रेडिशन है। इब्न इंशा टेक्निकली अगर कहें तो पाकिस्तानी ही तो शायर हैं, लेकिन क्या इसमें आपको कोई एक्सक्लूसिव पाकिस्तानी नेशनलिज्म नज़र आ रहा है, या ये पूरी जो हमारी एशियन ट्रेडिशन और ख़ासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशन की इसमें आवाज़ है। और इसी तरह अगर रघुवीर साहब लिखते हैं और जब वो कहते हैं जब सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, तब सीमा के उस पार पड़ी थी लाशें, तो ये कौन से मुल्क की तरफ से बोल रहे हैं? ये मेरे ख़्याल से दोनों मुल्कों की तरफ से बोल रहे हैं। उसकी दोनों मुल्कों की आवाम और उसकी जो मुत्तहिदा तहज़ीब है, ये उसकी डिफेंस में बोल रहे हैं। इकबाल ने गुनगुनाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा। और फिर सिफाल हिंद से जामो आग पैदा कर, फिर इकबाल में असल का सो मनाती, आबा मेरे लातियो मनाती। फिर जब वतन तकसीम हो गया, ख्याल हुआ कि साहब इकबाल भी तकसीम हो गया। आज़ाद का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा हिंदुस्तान में रहकर ये है, उसने कहा फ़िक्र और दानिश्वर, शायर, उसके नग़मे उस सरहदों में बांटे नहीं जाते। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये एक आयरॉनिकल बात है कि सेकुलरिज्म और कंपोजिट कल्चर ये कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनको अक्सर ये देखा जाता है कि ये तो माइनॉरिटी डिफेंस का एक मैकेनिज़्म है। कोई आदमी ज़्यादा सेकुलरिज्म की बात कर रहा है या कंपोजिट कल्चर की, तो ज़रूर या तो वो मुसलमान हैं या उनकी हिमायत करने वाला कोई आदमी है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। कई दफ़े हंसी आती है, कई बार रोना आता है। सेकुलरिज्म हमारी सबकी ज़रूरत है, ये हमारी नेशनल नीड है, ये हमारी ह्यूमन नीड है, और बल्कि ये एक यूनिवर्सल नीड है। और ये एक बहुत बड़ी, ये ख़तरनाक आइडियोलॉजी है कि इसको हम केवल एक माइनॉरिटी राइट और उसके डिफेंस की ज़बान में महदूद करके रख देते हैं। अरब से इस्लाम जब निकलता है तो ईरान जाता है, तो ईरान के कल्चर पर असर पड़ता है। यहाँ जब आता है भारत में, तो यहाँ के कल्चर पर असर पड़ता है। अब आप बताइए कि हम रोज़ा और नमाज, ये दो शब्द लीजिए आप, हैं, ये किस भाषा के शब्द हैं? फारसी के। इसका मतलब ये अरबी की तो नहीं है ना। अब इस्लाम तो भैया अरब में आया है, तो अरबी में अरबी के ही शब्द होने चाहिए फिर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कहाँ है? हम तो फारसी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि हम सौम रखते हैं और सलाद पढ़ते हैं, कहते हैं भाई रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। रघुवीर साहब अपने मखसूस अंदाज में एक कविता लिखती हैं, उसका नाम है अधिनायक, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम पहले था राष्ट्रगीत। वो ज़रा सुने, इससे आपको नज़ीर याद आ जाएंगे, नागार्जुन भी याद आएंगे, गालिबन अमीर खुसरो भी याद आ जाएंगे, और रघुवीर साहब तो खैर ये हैं ही। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुन हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। ये है वो मुश्तरका तस्वीर, वो तहज़ीबी तस्वीर, जिसमें न सिर्फ एक अफर्मेशन है शेयर्ड लाइफ का, बल्कि रेजिस्टेंस की जो ट्रेडिशन है शेयर्ड,
उसका भी अफर्मेशन है। मुझे तो इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, ना ज़बान का, ना किसी तरह की सब नेशनल ट्रेडिशन का। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के बड़े शायरों में हैं। इसकी बारीकी, इसकी विनम्रता और इसकी सादगी देखिए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ये जो ह्यूमनिज़्म की जो आवाज़ इसमें है, वो एक अजीम ह्यूमनिस्ट जो इसमें गूंज है, ये कोई ऐसा ही एक दिन में पैदा नहीं हुई है, और ये सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल की अपनी क्रिएटिविटी और अपनी जीनियस से नहीं आई है, बल्कि ये वो रिच हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है जिसमें कि आज का हिंदी शायर रचा बसा, मतलब उसमें वो जो रची बसी हुई है। इस मामले को अगर दूसरी तरह से एक्सप्रेस करना हो तो नदियों की तशबीह लेके एक नज़्म है सुदीप बनर्जी की, नदियाँ मेरे काम आई। जहाँ भी गया मैं नदियाँ मेरे काम आई, भटका इतने देश परदेश, देर सबेर परास्त हुआ पड़ोस से। इसी बीच चमकी कोई आबे हयात, मनहूस मोहल्ला भी दरियागंज हुआ। पैरों के पास से सरकती लकीर समेटती रही दीन और दुनिया, काबिज़ हुई मैदानों बयाबानों में, ज़माने की मददगार किनारे तोड़कर घर घर में घुसती रही। सिरहाने को फोड़ती सुर सलीला, दुखांशों से देशांतरों को महासागर तक अपने अंत में पुकारती हुई। मलेनी, नेवज, डंकनी, शंखनी, इंद्रावती, गोदावरी, नर्मदा, शिप्रा, चंबल, बीहड़ों को पार करती, कोई न कोई काम आई पुण्य सलीला। अब सब मरहले तय करके व्यतीत व्यसनों में विलीन, दाखिल हुआ इस दिल्ली में उदास। इसका भी भला हो, सुनता हूँ यहाँ भी एक यमुना है, वो भी एक दिन काम ज़रूर आएगी।